जय हिंद दोस्तों। मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये आज चौथी क्लास है हमारी संविधान सभा टॉपिक की। इससे पहले मैं आपको 3 क्लास ऑलरेडी करा चुका हूं। जिस बच्चे ने भी वो क्लास ना देखी हो तो सबसे पहले उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन क्लासों को देखें और तब इस क्लास पर जंप करें, क्योंकि बच्चों ये क्लास अपनी एक दूसरे की कड़ी से जुड़ी हुई है। जब तक आप उन क्लासों को नहीं देखोगे तब तक आपके डायरेक्टली जो आने वाली क्लास है नेक्स्ट वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका एक ऑर्डर होता है, उसकी एक सीरीज होती है। जैसे कि ये एक पॉलिटी की सीरीज चल रही है, संविधान की सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है संविधान सभा। जब तक आप इसे क्लास 1 से नहीं समझोगे तब तक आपके माइंड में संविधान सभा समझ में नहीं आने की है। ठीक है, उन क्लासों में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से एक मन की विचारधारा थी, किसने सबसे पहले मांग की, किसने प्रत्यक्ष मांग की, किसने अप्रत्यक्ष मांग की। उन सारे डाउटों को सॉल्व मैंने किया हुआ है। जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले उन क्लासों को देखना है और फिर इस क्लास पर जंप करना है। ठीक है, और इन क्लासों में ये जो 4 क्लास हैं संविधान सभा की, अगर आप इन्हें अपना पूरा कंसंट्रेट करके देख लेते हो तो आपको इस संविधान सभा से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपके एग्जाम में संविधान सभा से क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि मेरी इन जो क्लास मैंने आपको कराई है इन क्लासों से एक भी क्वेश्चन संविधान सभा का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम अपना सेशन करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, जो मैंने लिख रखा है इससे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैं ये भूल गया था कि माइक भी चालू करना है और मैंने कुछ लिख दिया था, आपको समझा भी दिया था, लेकिन माइक चालू ना होने की वजह से वो क्लास कट करनी पड़ी बीच में ही। तो जो मुझे पढ़ाना था वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, कुछ 2-4 पॉइंट। आइए इन्हें समझते हैं। पहले देखते हैं कि ये पॉइंट है क्या, क्योंकि इस क्लास से पहले मैंने जो एंड किया था पॉइंट, वो पॉइंट था संविधान सभा की बैठकें। ठीक है, उसमें हमने संविधान सभा की फर्स्ट बैठक देखी थी, संविधान सभा की थर्ड बैठक देखी थी और संविधान सभा की सेकंड बैठक, उन सभी के बारे में हमने जाना था। ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की फर्स्ट बैठक का जो अध्यक्ष बना दिया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और वो अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन 2 दिन बाद संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है उस बैठक में एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और अब स्थायी अध्यक्ष बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और उन्हें ही तीसरी बैठक में भी स्थायी अध्यक्ष बना रहने दिया जाता है। ठीक है, तो जो तीसरी बैठक होती है उस तीसरी बैठक में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जाकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया था। ठीक है, जिसे हमारे संविधान की प्रस्तावना बनाया गया। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए इसी के बारे में अब हम जानते हैं, इसकी विषय वस्तु जानते हैं कि आखिरकार इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में। इसे मंजूरी कब दी गई थी, 22 जनवरी 1947 में। लेकिन इसकी विषय वस्तु क्या थी, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि इसमें पहली बात कही गई थी कि भारत को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारत को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। और इसमें दूसरी बात थी कि भारत के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, है ना, कि उस टाइम पर जो अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम सिख जो अल्पसंख्यक थे, उन सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तावना को या इस उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किया गया है। ठीक है, और इसी में जो तीसरी बात कही गई थी वो तीसरी बात थी कि भारत के समस्त नागरिकों को अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, तो तीसरी बात क्या है, इसमें आपको लिखना है कि भारत के समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिकों को अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दे दी जाएगी। कौन कौन सी स्वतंत्रता है दोस्तों, नागरिकों को विश्वास, धर्म, उपासना
और अभिव्यक्ति इन सभी की स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट था तीसरा। और इसी में चौथा पॉइंट आपको ऐड करना है। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों कि स्वतंत्रता की बात तो मैंने आपसे कर दी है, लेकिन इसमें 3 तरह के न्याय की बात कही गई थी। कितने तरह के न्याय? 3 तरह के न्याय की बात कही गई थी। और वो न्याय कौन कौन से थे? तीन न्यायों के बारे में बताया गया था। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 तरह की न्याय की बात कही गई थी इस उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, तो कितने पॉइंट लिखा है मैंने अभी आपको? 4। कि भारत को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारत के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। भारत के समस्त नागरिकों को विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी जाएगी। और 3 तरह के न्याय की बात कही गई थी इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें चौथा पॉइंट जो ऐड करना है, चौथा पॉइंट तो ऐड कर चुके हैं हम। 5वां पॉइंट ऐड करना है इसमें, SC ST के हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, SC ST के हितों की रक्षा की जाएगी। तो ये 5 पॉइंट है जो इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है, आपको लिख लेना है कि इसमें एक बात और थी। कितने पॉइंट हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट लिखना है कि भारत की प्राचीन सभ्यता। ठीक है दोस्तों, क्या बता रहा हूं मैं आपको कि भारत की प्राचीन सभ्यता एवं गौरवशाली, ठीक है, भारत की प्राचीन सभ्यता एवं गौरवशाली परंपरा को उचित स्थान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि भारत की प्राचीन सभ्यता एवं गौरवशाली परंपरा को उचित स्थान दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ विषय वस्तु थी जो इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं आगे। जब इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कर दिया गया तो इसके बाद हमारी संविधान सभा में कुछ समितियां बनती हैं। उन कुछ समितियों में 8 बड़ी समितियां थी और लगभग 15 के आसपास छोटी समितियां थी। तो उन समितियों के बारे में अब हम जानते हैं और जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं हम संविधान सभा की जो बड़ी समितियां थी उन्हीं के बारे में। ठीक है, चर्चा करेंगे वन बाई वन, एक एक समिति के बारे में अब हम जानेंगे कि किस समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, कि किसे किसे कौन सी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और कौन सी समिति हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये संविधान सभा की बड़ी समितियां हैं। तो बड़ी समितियां कितनी थी? 8। ठीक है, कौन कौन सी समिति? संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, देशी रियासत समिति, प्रांतीय संविधान समिति, नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, परामर्शदाता समिति और प्रारूप समिति। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो समितियां हैं इन समितियों के हेड कौन कौन थे। तो याद रखना है, हेड से क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना है आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देशी रियासत समिति, वैसे ये जो 3 समितियां हैं इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष बनाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। और प्रांतीय संविधान समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई
पटेल, और नियम प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर हम बात करते हैं परामर्शदाता समिति, तो परामर्शदाता समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल लिखे दे रहा हूं यहां पर, समझ जाना आप, पटेल। और लास्ट है प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो आपने 8 समितियां देखी और इन समितियों के आपने अध्यक्ष देखे, जैसे संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देशी रियासत समिति के कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष। नियम प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परामर्शदाता समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये थी बड़ी समितियां और आपको याद रखनी है माइंड में, और आपके जवान पर हर वक्त इनके अध्यक्ष याद होने चाहिए। अगर कोई आपसे पुटअप करता है क्वेश्चन तो डायरेक्टली उसे आपको बता देना है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से, ये तो बड़ी समितियां थी, लेकिन अब कुछ छोटी समितियां हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब छोटी समितियों के बारे में देखते हैं कि किस समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो दोस्तों ये है संविधान सभा की छोटी समितियां जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब इन्हीं के बारे में। जैसे पहली समिति है प्रेस दीर्घ समिति। कौन सी दोस्तों? प्रेस दीर्घा समिति, ठीक है। तो प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन है? उषानाथ सेन। कौन है दोस्तों? उषानाथ सेन, ठीक है। उषानाथ सेन को अध्यक्ष बनाया गया था प्रेस दीर्घा समिति के, ठीक है। अब नागरिक संबंधी तदर्थ समिति एस वरदाचारी। सुप्रीम कोर्ट तदर्थ समिति एस वरदाचारी। भाषा प्रांतीय तदर्थ समिति एस के धर, जो एस के धर आयोग भी बना था। स्टाफ संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया। संविधान कार्य हेतु समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जीवी मावलेनकर। और संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति, संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति। तो संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे नलिनी रंजन सरकार। कौन? नलिनी रंजन सरकार। देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन तो ये बनता ही है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन बना हुआ है वो राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति से बना हुआ है, और भाषा प्रांतीय समिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना हुआ है, और सदन समिति से, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो छोटी समितियां बनी थी उन छोटे समिति में कुछ लोग या कुछ अध्यक्ष ऐसे थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन जब छोटी समितियां बनाई गई थी तो उन लोगों को शामिल किया गया जो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। उन लोगों को अध्यक्ष बनाया गया, उन लोगों को अध्यक्ष बनाया गया जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से ऐसे कौन कौन हैं जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन संविधान सभा की ये जो समितियां बनी थी, संविधान समितियां बनी थी छोटी, इनके अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे कौन कौन है? तो इसमें आपको पॉइंट याद रखना है। तो इसमें नलिनी रंजन सरकार, एस के धर और एस वरदाचारी। देखो ये तीन, मैं इन्हें बॉक्स में कर देता हूं, एस के धर और नलिनी रंजन सरकार, ठीक है। नलिनी रंजन सरकार, एस के धर
और वरदाचार्य ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तब भी इन्हें संविधान सभा की जो समितियां बनी थी उनके हेड बनाया गया था। ठीक है, उनका हेड इन्हें बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चलते हैं अब आगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपके माइंड में फिट रहा होगा। ठीक है, फिट हो रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लास में याद करने की, तो दोस्तों देखो, मेरे साथ बने रहना है। गारंटी दिलाता हूँ, अगर आप बने रहते हो, एक एक पॉइंट मेरे साथ पढ़ते हो, तो 70 से 80% टॉपिक तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी एक अलग खूबी है कि बच्चे को क्लास में ही याद करा देता हूँ। ठीक, और बाद में तो अगर वो रिवीजन करेगा तो बहुत अच्छी तरीके से फिर वो उस टॉपिक को समझ लेता है। ठीक है, वैसे तो रिवीजन करने की नौबत नहीं आती अगर वो क्लास में अच्छी तरीके से समझ लेता है तो। ठीक है, देखो एक बार रिवीजन और करते हैं। प्रेस दीर्घ समिति उषानाथ सेन, नागरिक संबंधी तदर्थ समिति एस वरदाचारी, सुप्रीम कोर्ट तदर्थ समिति एस वरदाचारी, भाषा प्रांतीय तदर्थ समिति एस के धर, स्टाफ संविधान समिति। यहाँ से याद रख सकते हो आप स्टाफ से कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, उन्हीं का स्टाफ चलेगा। तो स्टाफ चलेगा किसका? जो अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब क्रेडेंशियल आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो कार्य का संचालन कौन करेगा? के मुंशी करेंगे। इस तरीके से आप कुछ लॉजिक लगाकर भी याद रख सकते हो। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन? पहली बात तो ये कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्हीं का स्टाफ चलेगा, और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे उन्हीं को ही हमारे भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। पहला राष्ट्रपति उन्हीं को बनाया गया था और उन्हीं ने ही भारत का ध्वज फहराया था। तो ध्वज से संबंधित आता है तो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष यही थे। ठीक है, और सदन समिति पट्टाभी सीता रमैया। और संविधान कार्य हेतु आप समझ सकते हो कि हमारी संविधान सभा में, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रथम लोकसभा थी, उस प्रथम लोकसभा में जो अध्यक्ष बनाया गया था वो जीवी मावलेंकर को बनाया गया था। ठीक है, तो आप वहां से याद रख सकते हो कि संविधान के कार्य हेतु एक अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? जीवी मावलेंकर। वहां से आप लिंक कर सकते हो इस पॉइंट को। ठीक है, एक संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति। जो वित्तीय समिति से संबंधित अगर बात आती है तो किसकी सरकार की बात आएगी? नलिनी रंजन सरकार की बात आती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जैसे संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति, तो वित्तीय समिति की बात आती है तो सरकार की बात आती है, और सरकार किसकी? नलिनी रंजन की। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इसमें लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, एस वरदाचारी, एस के धर और नलिनी रंजन सरकार, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्हें संविधान समितियां जो बनी थी, जो छोटी समितियां बनी थी, उनका हेड बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और अब यहाँ से आगे चलते हैं हम। लेकिन आगे चलने से पहले कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं, जैसे परामर्शदाता समिति और प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति से क्वेश्चन बनता है वहाँ के सदस्यों को लेकर। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। कितने सदस्य थे, कौन हेड था, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो हमें ये अलग से भी पढ़नी होगी। अब आगे वही हेडिंग लिखेंगे हम कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी में हम देखेंगे कि कितने सदस्य थे, हेड कौन था। ठीक है, और जब ड्राफ्टिंग कमेटी हम पढ़ लेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे परामर्शदाता समिति। ठीक है, तो परामर्शदाता समिति की यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परामर्शदाता समिति जो थी, इसकी कितनी उप समितियां थी और उन उप समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। जब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। तो आपको हेडिंग लिख लेना है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब बात आती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनाई गई थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को ये बताते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, कि संविधान संबंधी एक मसौदा तैयार किया था, या हम कह सकते हैं कि कार्य संबंधित जितने भी कार्य किए थे संविधान से संबंधित, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। ठीक है,
और इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन था वो अब हम जानेंगे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सदस्य थे। अगर हम बात करते हैं इसके गठन की, कि इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6+1 का एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 6+1 का कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक अध्यक्ष था और अध्यक्ष से अलग कितने सदस्य? 7, सॉरी, अध्यक्ष से अलग कितने सदस्य? 6, और सभी की बात आती है तो 7। देखो, इसे 6+1 का कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, कि यहाँ से क्वेश्चन ये है कि अध्यक्ष से अलग कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो अध्यक्ष से अलग कितने सदस्य थे? 6। ठीक है, और जब अध्यक्ष को शामिल कर लिया जाएगा तो कितने? 7। आइए अब उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ये इस कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, इस तरीके से आपको नाम में लिखाता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया, के.एम. मुंशी, ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक, गोपाल स्वामी अयंगर और गोपाल या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, और 6 आपको याद रखना है बी.एल. मित्रा। कौन दोस्तों? बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान, ठीक है, डी.पी. खेतान। तो कितने सदस्य इसमें? 7। भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और बी.एल. मित्रा, डी.पी. खेतान। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और अगर देखा जाए तो जो ये लास्ट वाले जो इसके मेंबर हैं इस कमेटी के, बी.एल. मित्रा जी ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और इनकी जगह जो अपॉइंट किया गया था वो थे एन माधव राव। एन माधव राव, एन माधव राव को इनकी जगह अपॉइंट किया गया था। और डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचार्य जी को लाया जाता है। ठीक है, कौन? टी.टी. कृष्णामाचार्य, टी.टी. कृष्णामाचार्य जी को लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कमेटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके सदस्य कौन कौन थे, कौन इसका हेड, ठीक है, और किसकी मृत्यु हो गई थी जिसके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचार्य जी को अपॉइंट किया गया था। यह वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और किसने त्याग पत्र दिया था जिसके स्थान पर एन माधव राव को बुलाया गया था। ठीक है, तो बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान आपको याद रखना है। क्लियर? और संविधान संबंधी कार्य या संविधान संबंधित जितने भी कार्य थे वो सबसे ज्यादा जो किए थे वो इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही किए थे। ठीक है, क्लियर? लगभग इस समिति ने लगभग 62 देशों का संविधान रीड किया था। ठीक है, कितने देशों का? 62 देशों का। क्लियर?
तो और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि जब हमारे भारत का संविधान तैयार किया गया था तो कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया था, तो कितने, 62। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं यहाँ से आगे। अब हम यहाँ से देखते हैं जो परामर्शदाता समिति थी उसकी कौन कौन सी उप समितियां हैं वो अब हमें देखनी है। ठीक है, तो दोस्तों यह है परामर्शदाता समितियां की उप समिति। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, ड्राफ्टिंग कमेटी, और अब हमें देखना है परामर्शदाता समिति। तो परामर्शदाता समिति के जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और परामर्शदाता समिति की 5 उप समितियां थी। कौन कौन सी, 5, और कौन कौन सी हैं, मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति, अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति, पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए उप समिति, पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए उप समिति लेकिन असम को छोड़कर, इसमें असम शामिल नहीं था, उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए उप समिति, आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए उप समिति। तो ये परामर्शदाता समिति की उप समितियां थी। ठीक है, और इन उप समितियों के अलग अलग हेड बनाए गए थे। अब हेड अलग अलग थे तो हमें जानना है। जैसे मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति, तो इसके जो हेड थे वो थे जे बी कृपलानी। ठीक है, जे बी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एच सी मुखर्जी। ठीक है, और पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए उप समिति असम को छोड़कर, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे गोपीनाथ बारदोली। कौन था दोस्तों, गोपीनाथ बारदोली। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए उप समिति। तो उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उप समिति के अध्यक्ष थे अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांत या छोड़े गए प्रांतों के लिए उप समिति, तो इसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। ए.वी. ठक्कर। ठीक है दोस्तों, देखो मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन, जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति का अध्यक्ष कौन, एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए उप समिति लेकिन असम को छोड़कर, अध्यक्ष कौन बनाया गया इस समिति के, गोपीनाथ बारदोली। उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए उप समिति अध्यक्ष कौन, अब्दुल गफ्फार खान। आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए उप समिति अध्यक्ष कौन, ए.वी. ठक्कर। तो आपने बड़ी समितियां देख ली, जो छोटी समिति थी उन छोटी समितियों को देख लिया, लेकिन जो बड़ी समितियां थी जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, परामर्शदाता समिति, ये मैंने आपको अलग से भी लिखा दिया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य और हेड कौन, किसने त्याग पत्र दिया, किसकी मृत्यु हुई और किसको अपॉइंट किया गया। लेकिन बात आती है उसके बाद परामर्शदाता समिति। तो परामर्शदाता समिति में मैंने आपको बताया कि कितनी उप समितियां हैं, कौन कौन सी हैं और कौन कौन इसका हेड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो इसे करना होगा हमें रफ। चलिए इसे करते हैं रफ अब यहाँ से। तो दोस्तों देखो, हमने समितियां पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो अब हमने देखा कि जो हमने पढ़ी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने रीडिंग की थी। ठीक है, जो प्रारूप समिति थी उसने प्रारूप तैयार किया था और उसने रीडिंग की थी। रीडिंग मतलब वाचन, और वाचन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसने संविधान सभा की कितनी बार रीडिंग की, मतलब कितनी बार वाचन। वाचन से एक वाचन और रीडिंग समझ जाना। हिंदी में लिखा हुआ आएगा आपको कितने वाचन हुए, 1 वाचन, 2 वाचन, 3 वाचन। तो कितने वाचन हुए, 3। या इंग्लिश में हम बात करते हैं तो कितनी बार रीड किया गया था, 3 बार। और वो डेट हमें याद रखनी है। ठीक है, तो नोट करके आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ये लिख लेना है। संविधान के वाचन हमें देखने हैं। ठीक है दोस्तों, वाचन, या हम लिख सकते हैं तो इसे इंग्लिश में रीडिंग लिखेंगे। और वाचन देखते हैं, तो वाचन कितने हुए थे, 3 वाचन हुए थे। फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन और थर्ड वाचन।
फर्स्ट वाचन और सेकंड वाचन और थर्ड वाचन याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 100% क्वेश्चन बनते हैं। और जब डेट आती है तो बच्चा यहाँ से गलती कर बैठता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाचन जो हुआ था ये 4 से 9 नवंबर। कब दोस्तों? डेट याद रखनी है आपको, 4 से 9 नवंबर 1948 1948 में पहली रीडिंग की गई थी। पहला वाचन किया था 4 से 9 नवंबर 1948, ठीक है। और दूसरा वाचन आपको याद रखना है फिर 15 नवंबर से 15 नवंबर से 26 नवंबर 15 नवंबर क्या याद रखना है दोस्तों यहाँ पर आप? तो यहाँ पर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ था। और तीसरा वाचन याद रखना है आपको तीसरा वाचन भी याद रखना है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो पहला वाचन कब? 4 से 9 नवंबर 1948 में हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। और तीसरा वाचन 4 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के मध्य हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये वाचन याद रखने हैं आपको, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब क्वेश्चन बनता है तो बच्चा यहाँ से डेट पर गलत क्वेश्चन लगाता है फिर, ठीक है, गलत क्वेश्चन लगा देता है। और जब रीडिंग हो जाती है और रीडिंग होने के बाद फिर ये फर्स्ट नोट था और फिर सेकंड नोट लिखना आपको। जब रीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर डेट कौन सी डेट पर एंड होती है? 26 नवंबर और 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो ये वाचन कंप्लीट हुआ था। तो इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था पूर्ण रूप से, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और तभी तो हम 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन ये वाचन कंप्लीट हुआ था, संविधान की रीडिंग कंप्लीट हुई थी, कोई भी त्रुटि नहीं है, सही है, ठीक है। और संपूर्ण संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, कि ये लो जी रीडिंग कंप्लीट है, अब आपके सामने मसौदा तैयार है, अब संविधान कंप्लीटली हमारा बन चुका है, ठीक है, बन चुका है। तो अब हमें एक नई हेडिंग लिखनी है 26 नवंबर 1949, ठीक है। क्या हेडिंग लिखनी है? 26 नवंबर 1949, ये एक अलग हेडिंग लिखनी है। इस अलग हेडिंग में फिर आपको पॉइंट लिखने हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, थर्ड वाचन कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब थर्ड वाचन कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट होने के बाद संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव पारित कर दिया गया। वाचन कंप्लीट होने के बाद संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव पेश किया। किसने? B.R. अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है। और इसमें 4 प्रावधान बताए गए थे, बनकर तैयार हो गया। और कितने प्रावधान बताए गए थे इसमें?
चार प्रावधान थे। कौन कौन से? तो चार प्रावधान आपको लिखने हैं। चुनाव नागरिकता, पहला प्रावधान क्या? चुनाव। दूसरा नागरिकता, ठीक है। तो कितने प्रावधान लागू किए गए थे? चार प्रावधान लागू किए गए थे। एक चुनाव, एक नागरिकता, एक अंतरिम संसद, ठीक है, अंतरिम संसद, अंतरिम संसद। और चौथा जो प्रावधान लागू किया गया था इसमें वो था अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान। अस्थायी और संक्रमणशील, अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान, ठीक है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पता चल गया आपको कि संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन संविधान का वाचन कंप्लीट हो गया था, ठीक है, 26 नवंबर को। और यह प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया था भीमराव अंबेडकर जी ने, और इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसी दिन चार प्रावधान लागू किए गए थे। चुनाव, नागरिकता, अंतरिम संसद और अस्थायी और संक्रमणशील, कि चुनाव कराया जाएगा, नागरिकता मिलेगी और अंतरिम संसद का गठन भी किया जाएगा, और अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान भी लागू किया जाएगा, ठीक है। ये चार प्रावधान लागू कर दिए गए थे। तो इसी की याद में, इस डेट को याद रखने के लिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, इस क्लास को करते हैं ओवर। और जो कुछ मिसलिनियस पॉइंट है उस मिसलिनियस पॉइंट को मैं लिखाऊंगा लास्ट, जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा उस क्लास में पहले मिसलिनियस पॉइंट लिखा दूंगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को करते हैं ओवर, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।